प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है और बाकी तमाम चीज़ें बस इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। हम आटा देखते हैं 2300 रुपये का, कहीं 2400 रुपये का 20 किलो का थैला मिल रहा है। बिजली की बात करें तो आज फिर नोटिफिकेशन हो गया है कि जी बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। चंद पैसे का ही सही लेकिन इजाफा हो रहा है। रिलीफ लोग चाहते हैं लेकिन इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कीमतों का तयन क्यों नहीं कर पाई जो कि 15 तारीख को होनी थी। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि कीमतें बढ़ानी है तो बढ़ाएं, कम करनी है तो कम करें। उसकी वजह से कई लोगों ने पेट्रोल बेचना छोड़ दिया है। पेट्रोल पंप्स पर कई जगहों पर पेट्रोल नायाब है। फिर गैस का बहरान आने वाला है। इससे हुकूमत भी आगाह है, लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार हो रहे हैं कि सर्दियों में गैस का क्या बनेगा। फिर महंगाई जो है वो मजमूई तौर पर 42% को टच कर रही है महंगाई की शरह। तो ये इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है कि कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि इस पर कड़े सवाल और सख्त सवालात जो हैं वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो है खजाना की, उसमें ही मेंबरान हैं इस कमेटी के, खुद उनका हुकूमती जमात और इत्तेहाद से ताल्लुक है, उन्होंने सख्त सवालात उठाए और उनको जवाबात नहीं मिले तो तशवीश इस कदर पाई जाती है। बाकी सब चीजें फिर इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चले गए हैं आज लंदन और वहां पर कहा जा रहा है कि बड़ी अहम उनकी मुशावरत है कुछ उमूर पर नवाज शरीफ साहब के साथ। और जाहिर है वो जो भी डिसाइड कर रहे होंगे, जिस इशू पर भी बात कर रहे होंगे, ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ये जरूर जेर गौर होंगे और इसी के पर्सपेक्टिव में रहकर बात हो रही होगी कि अच्छा ये वाला कदम उठाना है तो फिर महंगाई का क्या होगा और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, बिजली के बिलों को कैसे टैकल करना है। तो तमाम चीजें इसी के गिर्द घूम रही होंगी। लेकिन ये जो मुशावरत होने जा रही है इस पर भी एक अहम सवाल है कि शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ जो मुशावरत है, ये मुशावरत क्या सिर्फ नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से होनी है या मुशावरत का नुक्ता यह भी हो सकता है कि जो इमरान खान ने तजवीज़ दी है वो भी ज़ेर गौर आ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी अहम खबर है जी, वो ये है कि नैब ने नए तरमीमी कानून के बाद नैब की अदालतों ने 50 केसेस डिसमिस कर दिए हैं या वापस नैब को भिजवा दिए हैं कि जी अब नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद नैब की अदालतों का दायरा कार नहीं बनता। इसके बेनिफिशरी में शहबाज शरीफ भी हैं, हमजा भी हैं, इसके बेनिफिशरीज जो हैं उसमें राजा परवेज अशरफ भी हैं, इसके जो बेनिफिशरीज हैं उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं। तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बेशतर लोगों के 50 के करीब जो केसेस हैं वो डिसमिस हो गए हैं, वापस नैब को भिजवा दिया गया जी आप ये हमारी अदालतों में केस नहीं चल सकते। तो हालात किधर को जा रहे हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं। लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने आज चारसद्दा में खिताब किया है। लॉन्ग मार्च की तारीख का वो ऐलान नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका मवाजना, मौजूदा सूरत हाल का मवाजना अपनी हुकूमत के आखिरी अयाम के साथ और अपनी हुकूमत के साथ ज़रूर किया है। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे जी। ये सारे ही बड़े अहम मौज़ूआत हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब। और जिस कायमा कमेटी के इजलास का मैं हवाला दे रहा था कल के प्रोग्राम में भी और आज भी हम उसका जिक्र ज़रूर करेंगे क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसमें बहुत तशवीश का इज़हार किया गया। उसमें अली परवेज़ मलिक साहब बतौर मेंबर शरीक थे। आज मेरे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और कुछ ही देर में फैसल करीम कुंडी साहब मुझे ज्वाइन कर लेंगे स्टूडियो में, वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अली परवेज़ मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ये जो मैंने जिक्र किया कि आटा नायाब होता जा रहा है और बहुत महंगा मिल रहा है, आवाम की पहुंच से दूर है, बिजली मजीद महंगी होने जा रही है, जो इस वक्त जो बिजली के नर्ख हैं वही पहुंच से बाहर हैं। फिर पेट्रोल का मामला, आप तयन नहीं कर पा रहे कीमतों का, फैसला ही नहीं कर पा रहे, शायद गैस की शॉर्टेज का मसला है, महंगाई कहाँ चली गई है। तशवीश का इजहार तो आप सब कर रहे हैं, खुद अपनी हुकूमत और अपने वजीर खजाना के सामने कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हम भी लोगों के दरमियान रहते हैं, हमें लोगों की जो तकलीफ़ है उससे हम बाखूबी वाकिफ़ हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हुकूमत अपनी जिस हद तक उनकी काबिलियत और सलाहियत है उसके मुताबिक भरपूर कोशिश कर रही होगी। अब आ जाए महंगाई के जो मामला है। देखिए, महंगाई के पीछे चंद जायज़ और चंद नाजायज़ मेरे ख्याल से वजूहात होंगी। हमें बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पे आज प्रोग्राम के ऊपर बैठे हैं तो लोगों को एजुकेट करने की भी कोशिश करें कि महंगाई कहाँ से अराइज हो रही है और उसको कंट्रोल करने
करने के लिए हमें किस तरह से एक जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। गुजारिश ये है कि महंगाई के पीछे ना 2-3 वजूहात है। खान साहब, आपने देखा कि कमेटी के अंदर भी वो बात हो रही थी। एक तो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर क्या कीमतें चलती हैं, तो अगर वहां पे कोई चीज महंगी होती है तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट लोकल प्राइसेस के अंदर भी आता है, पर इसके साथ साथ जो आपकी अपनी करेंसी की मूवमेंट होती है तो आप मानते नहीं थे कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। चले, मेरा तो खान साहब सारे 4 साल के प्रोग्राम ना फेसबुक के ऊपर मेरी पड़े हुए हैं, मुझे दिखा दीजिएगा मैंने किसी जगह के ऊपर मईशत के ऊपर सियासत करने की कोशिश की हो तो मैं आपके कटहरे में उसका जवाब देने को तैयार हूं। अगर हमारी पार्टी में से किसी ने की है तो मुझे जी बिल्कुल, गुजारिश इस तरह से है कि आज हमें जो कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि खान साहब हमने लोगों की तकलीफ का अजाला किस तरह से करना है। मैं आपके ऊपर उस सब्जेक्ट के ऊपर आना चाहता हूं। देखें, गुजारिश ये है कि अगर करेंसी के अंदर प्रेशर आ रहा है तो हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि कौन इस मुल्क को बिल्कुल वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी के ऊपर छोड़ के गया। रिकॉर्ड खसारे, बैरूनी खसारा, अंदरूनी खसारा, आपका एनर्जी का खसारा, ये वो सारे मामलात हैं जिनसे पाकिस्तान को निकालने के लिए आपको IMF की मदद दरकार थी। और जब आपको IMF की मदद दरकार थी तो जो पहले हुक्मरान थे वो एक मुआहिदा तय करके गए थे जिसके मुताबिक उन्होंने वादा खिलाफी की थी। तो उनका इत्मीनान बहाल करने के लिए आपको वो सारे मुश्किल फैसले लेने पड़े जो अब आपके सामने आ रहे हैं, जिसने आपकी करेंसी को भी प्रेशर में रखा और सारी की सारी महंगाई को और ज्यादा बड़ा करके सामने लेके आ गई। तशवीश की बात यह है कि ये जो सवाल है इस वक्त लोगों के ज़हनों में, और ये सवाल है मेंबरान के ज़हन में और आपकी पार्टी के लोगों के ज़हनों में कि भाई आप डॉलर को कैसे कंट्रोल करेंगे। सवाल हुआ था ना कल आपकी मौजूदगी में भी कि डॉलर को कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई जवाब आया था इसका कि कैसे करेंगे। आपका जो सवाल है कि ये जो महंगाई है इसको कैसे नीचे लेकर आएंगे, इसका कोई वजारत खजाना जवाब नहीं दे रही। उनके नुमाइंदे वहां पर आयशा साहबा, डॉक्टर आयशा मौजूद थी। फिर आप सवाल करते हैं कि ये जो बहरान सर उठा रहे हैं इसको क्या करेंगे। तो तशवीश की बात यह है कि इसका जवाब मौजूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल जवाब मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, एक चीज ये सुन ले कि इस वक्त ये मुश्किल हालात के अंदर हमें जो अपने वसाइल पैदा करने हैं, हमें बहुत जल्दी इस चीज को तय करना है कि उसका बोझ किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर डालना है। आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा के गरीब को और मुश्किल में नहीं डाल सकते। आपको जिस तरह सुपर टैक्स लगाया गया कि अमीर जो आपके मरात जिनके पास एफ्लुएंट सेगमेंट है उनके ऊपर इसका बोझ डाला चाहिए। आप वहां पे कमेटी मीटिंग में बैठे थे, बताएं मैंने क्या तजवीज दी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि उसका दायरा कार वसी कर दें और उसके अंदर जो आपने फ्लोर रखा हुआ है 15 करोड़ का वो जी मैंने कहा था वो सब के ऊपर लगाएं, बिकॉज हर आमदनी के ऊपर, चाहे वो कॉर्पोरेशन की किसी हो चाहे किसी इंडिविजुअल की हो, उसके ऊपर टैक्स लगाएं और उससे गरीब जो आपका सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको मदद करने की कोशिश करें और इसके साथ प्रॉफिट के ऊपर रीच बढ़ाएं। मैं चलें इस मौजू को थोड़ी देर के लिए रोक आ जाएं डॉलर के ऊपर। मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सारी जो मामलात हैं वो सारे इसी पर घूम रहे हैं, इसी के गिर्द घूम रहे हैं, हर चीज इसी से कनेक्ट हो रही है। लेकिन मैं आगे डॉलर का स्टूडियो में तशरीफ ले आए तो जी मैं वापस आ जाता हूं सर, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। लेकिन मैं एक और जरा इशू को लिंक कर लूं इसके साथ। शहबाज शरीफ साहब कुरैशी साहब चले गए हैं आज मुशावरत करने के लिए नवाज शरीफ साहब से। हम तो समझ लेते हैं फ्यूनरल के लिए गए हैं, लेकिन आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने वाज़ेह किया कि नहीं, वहां पर उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी मुशावरत होनी है। मेरा सवाल यह है कि नून लीग में तो चले हमें 2 ओपिनियन नज़र आ रही हैं कि जी लगा देना चाहिए और वक्त पर लगाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की एक और तजवीज़ है वो भी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस पर? इमरान खान की तजवीज़ के साथ जाना चाहते हैं या शहबाज शरीफ की तजवीज़ के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब अब आज गए हैं लंदन और उन्हें US जाना है, और जब आप UN सेशन में जाना है उन्होंने और इम्पोर्टेंट सेशन है, डेफिनेटली जब आप US जाते हैं तो आपको ट्रांजिट होता है UK के ऊपर ही जी। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान वो UK नहीं गए अपने, गालिबन मेरे ख्याल के मुताबिक 4 साल दौर में वो नहीं जा सके या नहीं गए या जो भी आप उसको कहें। ठीक, आप ज़रा आपकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खैर सी, लेकिन जो है जब हम सियासतदान आपका प्रोग्राम जब ख़त्म हो और मैं आपके साथ कहीं बैठूँ कैफ़े में या कोई और बैठे तो हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। और जब वो UK गए हैं तो नवाज शरीफ साहब से उनकी डेफिनेटली मीटिंग होनी है। देखिए मीटिंग भी होनी है और मुशावरत भी होनी है, जिस बात वही आप देखें चीमा साहब बैठे हुए, मैं हूँ, जो है मेरे अली परवेज़ साहब बैठे हैं, हमारे पार्टी लीडरशिप है। इमरान खान साहब अगर कल सपोज़ या नहीं होते, पार्टी के हेड नहीं होते या नायल हो जाते हैं, कुछ होते हैं, तो क्या उनसे मशावरत नहीं करेंगे? पार्टी के चेयरमैन नहीं है।
नवाज शरीफ साहब इनके लिए अच्छा हो या बुरा हो, शहबाज शरीफ उनके साथ मशावरत करनी है, ठीक है। वो तो मैंने मुशावरत पर तो मेरा सवाल ही नहीं है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुशावरत तो होनी चाहिए। हाँ। मैं तो पीपल्स पार्टी का मौके पूछ रहा हूं कि दो तजावीज़ अब आ गई हुई हैं, एक इमरान खान की तजवीज़ है, एक जो है वो खैर पीएमएलएन में भी दो ग्रुप हमें नजर आते हैं बने हुए। पीपल्स पार्टी का मौके अभी तक सामने नहीं आ रहा। देखिए, पीपल्स पार्टी की तजवीज़ ये मौक़िफ़ है, वो जब पार्टी लीडर्स बैठेंगे हम अपना मौक़िफ़ हम पर पेश कर देंगे। अभी तक इस पर कोई मुशावरत नहीं हुई। आप और मैं यहाँ पर डिस्कस करें, आपको और मेरे कहने पे किसने लगाना है, तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कहें कि मेरे कहने पे, आपके कहने पे किसी ने कुछ करना है, नया आर्मी चीफ लगाना है, जो भी करना है, तो फिर हम डिस्कस करें। डिस्कस तो ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर भी कर रहे हैं, उनके कहने पे भी नहीं लगना। वो देखिए, उनका एक जमहूरी हक है, करें। हमारे जब पार्टी मीटिंग होगी, हम मशावरत होगी, तो हम अपना मशवरा देंगे। बाकी पार्टी लीडर्स ने, लीडरशिप ने बैठना है। हमारी पार्टी लीडरशिप, जो हमारा मौक़िफ़ होगा वो इनकी लीडरशिप के साथ डिस्कस हो भी चुका होगा और करेंगे भी सही, और वहाँ पर ही मौक़िफ़ देंगे। अब मैं यहाँ पर बैठूँ कि मेरा मौक़िफ़ पार्टी में ये होगा, एक और बोले ये होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ऐसा फ्रूटफुल डिस्कशन होगी। सही, जहाँ पर है फोरम वहीं पे डिस्कस हो तो अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि अभी तक कोई पार्टी के अंदर भी इस पर मुशावरत नहीं हुई, क्योंकि बिलावल साहब से कुछ दिन पहले ये सवाल हुआ था तो उस पर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। लगने की और होने की बहुत वो है कि आपको लग रहा है, आपको लग रहा होगा तो आप बेहतर समझ सके। मैं कह रहा हूँ कि हमारी मशावरत शायद हो चुकी हो रही होगी। हम अपना मौक़िफ़ अपने फोरम पे पेश करेंगे। ठीक है, चलें देखते हैं वो कब सामने आता है। चीमा साहब, इस पर तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ना, अगर शहबाज शरीफ साहब गए हैं और पार्टी के कायद से वो मुशावरत कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, और अहम तरीन उमूर पर मुशावरत कर रहे हैं, और अगर कोई पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ ओपिनियन हैं और उन दो मुख्तलिफ ओपिनियन को ख़त्म करने के लिए मुशावरत हो रही है, तो इस पर एतराज़ तो नहीं होना चाहिए पीटीआई को, जो कि हमें कुछ कॉर्नर से नज़र आ रहा है। देखिए, इसमें एतराज़ वाली बात तो यही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका, उनके राज का, उनके स्टेक्स जो हैं इस मुल्क में नहीं है, और दूसरा वो एक कन्विक्टेड हैं। तो कन्विक्टेड आदमी मुशावरत की हद तक तो बात समझ आती है, लेकिन नॉर्मली मुस्लिम लीग में फैसले वो कर रहे हैं। अब फैसला साजी जो बंदा वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, जो इस मुल्क का मकसूद है, या यहाँ से अपने सलाह याफ्ता होने के बाद यहाँ से चले गए, वापस नहीं आए, कानून लॉ अबाइडिंग नहीं है, उनके स्टेक्स बाहर हैं, तो इस बात पे डेफिनेटली इतराज हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वो फैसला नहीं कर सकते, तो यहाँ के लिए कर सकते हैं, तो फैसले वो कर रहे हैं, फैसला करने पे इतराज है। अदरवाइज मुशावरत तो देखें, अगर एक बंदे को कोई समझ नहीं आ रही तो वो अगर किसी से भी पूछे, वो गली जाते हुए बंदे से पूछे, किसी क्रिमिनल से पूछे, किसी नेक आदमी रिश्ते से पूछे, ला के चीजें ठीक कर दे, तो हम तो मान लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये मुशावरत भी कर रहे हैं, बार बार लंदन जाके मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में 46% महंगाई पहली बार हुई। रिजल्ट ये आ रहा है कि 28% महंगाई पहली बार हुई। रिजल्ट ये आ रहा है कि जितनी भी खाने पीने की चीजें, देखें आप नया प्लाट ना खरीदें। सही है चीमा साहब, ये बहुत लंबी तकरीर आज इमरान खान ने इसी मौजू पर की है, उनका मौक़िफ़ बहुत तफसील से हमारे सामने आ गया। लेकिन आज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि इमरान खान शायद कोई लॉन्ग मार्च की तारीख दे देंगे, वो रिलेक्टेंट हैं, अभी तक तैयारी नहीं है, या कहीं और कुछ ऐसा चल रहा है जिसका उनको इंतजार है कि वो हो जाए तो फिर लॉन्ग मार्च ना करना पड़े? इससे पहली बात तो ये कि ये बड़ा ही आप कह लें कि अच्छी बात होगी कि कोई चीज बगैर किसी यू कैन से कि इस तरह की कंफ्लिक्ट या किसी क्लैश के बगैर कोई चीज हो जाए। ये इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि इसकी आपको भी दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, अली परवेज साहब हैं या कुंडी साहब बैठे हैं, इनको भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो हमारी डेफिनेटली कोशिश है। लेकिन अगर नहीं होता तो मैं आपको जस्ट एक खबर दे रहा हूँ कि ये कोई लंबी हम डेट नहीं दे रहे, हम लंबी डेट नहीं दे रहे, हम ना को बार बार ऐसा ये कोई महीनों की बात है, ये हफ्ता 2 हफ्ते की बात है जी। हमने लॉन्ग मार्च करना है अगर ये तरफ नहीं आते, क्योंकि देखें इशू क्या है कि आपका मुल्क जो है ये फ्री फॉल इकानमी है, फ्री फॉल आपकी करेंसी है, और इस मुल्क में यू कैन से कि खुराक अवेलेबल नहीं है। ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था कि लोगों के लिए खुराक अवेलेबल ना हो। ये पूरा सूपा डबो दिया गया कि उसका 2 रास्ते हैं पानी निकलने के, एक किंजर झील है और दूसरी आपका लें कि ये जो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ये इश्यू जानबूझ के डबोया गया और कहा ही जा रहा है, मैंने अंदर पता किया है, एक आपको हैरात ज्यादा मिले और दूसरा ये कि उसको जवाब बना के इलेक्शन लेट किया जाए। ये दोनों चीजें मैं पूरी ईमानदारी से मैं हल्फन कह सकता हूँ कि दोनों बातें ठीक हैं, और ये इतनी ज्यादा इलेक्शन में तो वैसे ही भी 8 महीने पड़े हुए हैं, तब तक तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। 11 महीने बल्कि शायद पड़े हुए हैं, 10-11 महीने हैं अभी,
तो तब नहीं, तक तो नहीं, वैसे ही नहीं, बेहतर हो ये जाएंगी चीजें। rehabilitation- आप कह रहे हैं कि ये- सैलाब की वजह से डिले, ये इलेक्शन कौन सा अगले महीने होने जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये वजारत बनाएंगे, इसकी रिहेबिलिटेशन की, कहेंगे कि बड़ा नुकसान हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। नियतों की मैं बात कर रहा हूँ, नियतों की प्लान यही है कि हम इसके बेस पे हम आज इलेक्शन कराते हैं, 10 दिन बाद कराते हैं, 4 महीने बाद कराते हैं, हारते हैं बुरी तरह, तो इसको डिले किया जा सके, कुछ जवाब बनाया जा सके। लिहाजा इन्होंने पूरा सुपर डुबोया है, वहाँ पे डूबना नहीं चाहिए था। सही है। जितनी बारिश गुजरात में हुई, जितनी गुजरात, ठीक है, चलें, मुझे एक बिल्कुल सही है आपकी 2-3 चीजें। मैं अली परवेज मलिक साहब, मुझे ये बताइए सर कि आप इलेक्शन चाहे अगले महीने कराएं या आप 8 महीने बाद कराएं, अपने वक्त पर कराएं, एक चीज़ ज़ाहिर आपके पेश नज़र है कि इस वक्त जो मईशत की खराबियां हैं इसको हमने ठीक करना है, तो फिर इलेक्शन में उतरना है, उससे पहले उतरेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन कोई प्लान 6 महीने का या 7 महीने का प्लान भी हुकूमत के पास दिखाई नहीं देता कि ये बिजली के बाद। मैं आप ही से सवाल कर लेता हूं कि आज जो बिजली के बिल 25-25 हज़ार रुपए आ रहे हैं, ये वापस 4 महीने पहले की सतह पर ले जाने के लिए आपके पास क्या प्लान है कि वापस वो 6-7 हज़ार रुपए आ जाए जो आज बिल 25 हज़ार रुपए आ रहा है? अच्छा, गुजारिश इस तरह से है खान साहब, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब आपकी असेसमेंट थी कि आप इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि अगर वजीर आजम साहब अमेरिका यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर खिताब करने के लिए जहां जा रहे हैं, ताकि जो माहौलियाती इंसाफ का हमने एक एजेंडा आगे लेके चले, जिसके लिए यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल साहब खुद तशरीफ लाए, जिन्होंने यहाँ पे आके सारे ममालिक से अपील की, अगर हम उस कॉज को आगे लेके अपने सब सलाब जदगान के लिए दुनिया से कोई मदद और इमदाद चाहते हुए कि जी हम उनकी बदहाली को अटेंड कर सकें, अगर हम ये काम आगे लेके चलते हैं तो उसको एक छुट्टी किया आप जो यहाँ पे रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से नामुनासिब है। रस्ते के अंदर अगर वजीर आजम साहब वहां पे मैंने तो कोई रंग दिया ही नहीं है सर। मैं अली साहब एक वजाहत में छोटी सी कर दूं, मैं आज सुबह तक यही समझ रहा था कि ये ट्रांजिट है उनका, वो अमेरिका जा रहे हैं और फ्यूनरल में उन्होंने शिरकत करनी है। लेकिन मुझे मखमसे में डाला है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, उन्होंने कहा है कि बड़े अहम मामले पर आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत करनी है उन्होंने नवाज शरीफ साहब से। तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है। मैं आपको खुर्रम साहब का मोबाइल नंबर मैं खुर्रम साहब का मोबाइल नंबर अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, उनसे उनकी बात का जवाब खुद ले लीजिएगा। पर अगर कोई शख्स एक ऐसे शहर से गुजर रहा है जहां पे उसका भाई इलाज करवा रहा है, तो क्या उससे मिलने नहीं जाएगा वो? मुझे आप इतनी सी बात का जवाब दे दें। चलें इस बात को छोड़ें जो चीमा साहब ने गुफ्तगू की कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो है वो स्टेक पाकिस्तान के अंदर नहीं है। क्या कोई भी पाकिस्तानी इस बात को मानने को तैयार है कि मियां नवाज शरीफ, जिसकी सारी जमा पूंजी, जिसकी बेटी, जिसकी सियासत, उठना बैठना, वालिद की कबर, बेगम साहिबा की यहाँ पे कबर, सब कुछ लाहौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके टिकट के ऊपर मेरे जैसे लोग मुंतखब होके ऐवानों के अंदर जाते हैं, तो किस तरह से ये कह सकते हैं कि उनका स्टेक नहीं है? उसके बाद कहते हैं वो सजा याफ्ता है। तो चलाते क्यों नहीं आप वो जज अरशद मलिक साहब की स्टोरी कि वो किस तरह से उनको सजा दी गई और किस तरह से उनको कामे के पीछे छुप के उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से उनको फारिग किया। तो खुदा के लिए इस तरह से ना करें। आज जिस चीज के ऊपर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है, वो जो मैंने आपसे बात की, सलाब जदगान की बहाली के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आपने महंगाई की तरफ इशारा किया, बिजली के बिल की तरफ इशारा किया, तो आप मुझे बताएं कि वहां के ऊपर, वहां पे मैंने ये इशू रेज किया कि नहीं किया, कि मुझे बताएं। और मैंने उसके साथ तरीका बताया कि क्यों हमारी जो लोकल गैस है उसको पिछली हुकूमत के अंदर आके चंद मखसूस लोगों को दिया जा रहा है। क्या मैंने वहां पे सवाल नहीं किया कि ऐसे प्लांट जिनकी थर्मल एफिशिएंसी 30% है, उनको 10 रुपए की गैस दी जा रही है और बाहर से हम 30 रुपए की गैस लाके अपने जो पावर प्लांट्स हैं जो 60% थर्मल एफिशिएंसी पर चलते हैं उनको दे रहे हैं। तो मुझे बताएं, अगर हम ये प्रेशर बिल्ड करते हैं और हुकूमत ये फैसला करती है कि जो सस्ती गैस है उसको हमने पावर सेक्टर के अंदर देके जाना है, तो बिजली सस्ती होगी तो उसका फायदा किसको मिलेगा? जी सॉरी, ठीक है, आवाम को मिलेगा। बिल्कुल सही है। मैं एक ब्रेक लेता हूं। साहब 2-3 सवाल मैं रखना चाहता हूं एक ब्रेक के बाद। मैं नैब के हवाले से 50 जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट करप्शन केसेस, वो डिसमिस हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी उसमें बेनिफिशरी हैं, उसमें नून लीग के भी बेनिफिशरी हैं। इस पर तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा शोर मचाया हुआ है कि जो नैब तरमीमी बिल आप लेकर आए हैं उसका ये आप करने ही आए थे, बेसिकली ये इल्ज़ाम है। तो इसका जवाब मैं लेता हूँ जी। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, आज ये जो 50 केसेस की हमारे पास एक फिगर सामने आई है, तरमीमी बिल के अगरचे कुछ आसार हमें कुछ दिन पहले से मिल रहे थे, रमज़ान शुगर मिल भी हमने देखा कि जी वो वापस हो चुका था पहले, कुछ और केसेस, लेकिन 50 के करीब करप्शन केसेस जिसमें स्पीकर साहब के केसेस भी हैं, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी हैं, ख़ुद शहबाज शरीफ और हमजा के भी हैं। तो ये इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि शायद वाकई आप इसी हुकूमत में इसीलिए आए थे ताकि ये तरमीम लेकर आएँ और केसेस ख़त्म हो जाए, जो कि पीटीआई कहती है। देखें, पीटीआई का एक जमहूरी हक है कि वो कहेंगे 4 साल की हुकूमत रही, इन्होंने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। वो इसलिए किया कि अगर आज मैं जाऊँ नैब के दफ्तर और बाहर निकल के बोलूँ कि अगले हफ्ते जो है या 5 दिन बाद जो है असदुल्ला साहब जो है गिरफ़्तार होंगे और वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो मतलब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम गलत थे, सही थे, आपने केसेस थे जो भी थे, इनके बकौल कि ये माजी के केसेस हैं, चलो माजी केसेस भी मान लेते हैं, तो आपको तो कोई केस नहीं मिला ना अभी तक। आपको 4 साल में तो कोई केस नहीं मिला। जब हम पे जो आप लोग बात हमें देते हैं, तो आपको तो 4 साल में कोई केस नहीं मिला। देखिए, ये केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि कोई हम इसलिए आएँ कि हम नैब तरमीम करें। आप मुझे बताएं कि जब इनके खिलाफ सपोज BRT या जो है बिलियन ट्रीज़ या जो है बालम जब जो भी है, इन्होंने तो अपने सूबे में जो खैबर पख्तूनख्वा का था उसमें तो अपना एहतसाब ब्योरी ख़त्म कर दिया, दफ्तर ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा इधर ये दफ्तर की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने बाला हैं कि तो ये अच्छी मिसाल कायम की थी, आप भी खत्म कर दें। नहीं, मैं ये जो हुआ है मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये अगर ये बिल्कुल कहते हैं हम पाक साहब, फिर ये छुप जाते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। ये फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग में इन्होंने क्या किया, कितनी तारीखें ले रहे थे, कितना छुपते थे, क्या कुछ करते थे, तलाशी देने से इनकारी थे। देखिए, हमारी जब हुकूमत थी 2008 से 13 तक, हमने नैब में हमारा एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, हमने किसी पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। आसिफ अली ज़रदारी साहब को आपने 14 साल जेल में रखा, आपने बाइज्जत बरी किया। आपने गिलानी साहब को सज़ा दी, किसने किया जी? यूसुफ आसिफ ज़रदारी साहब को किसने किया, क्या किसने जेल में रखा, किसने उनके खिलाफ ये विक्टिमाइज किया उनको? मैं हमेशा कहता हूँ, आप ये कहते हैं कि मैं बोलूँ कि मुस्लिम लीग ने किया, मैं कहता हूँ कि नैब ने किया। बिल्कुल बाजी में केसेस बने थे, हमने माजी में हमारी पोलराइजेशन PMLN और पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा रही है। और ये मैं PTI के अपने दोस्तों, भाइयों, पॉलिटिकल वर्कर से ही कहता हूँ कि हमारी पोलराइजेशन काफ़ी रही है। ये कुछ नहीं थी, आज तो खैर सोशल मीडिया की वजह से हो रही है ना। हमारी पोलराइजेशन रही है, हम ये नहीं हम मानते हैं कि हुई है, लेकिन हमने अपने गलतियों से सीखा कि ये चीज़ गलत है। हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए, ना कि हमें कोई और आके हमारे फैसले करे। और ये बात हम इनसे कर रहे हैं, इनको भी समझ आ जाएगी, थोड़ा सब्र करें, जब ये उस समझ आ जाएगी। हाँ, आएगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आज नहीं आएगी ना, लेकिन कुछ अर्से बाद आएगी, यार ये तो गलत है, हमें पॉलिटिकल क्लास को आपस में बैठना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, ये हमारे साथ भी माजी में ये था, ये लोग नहीं होते थे, नहीं बैठते थे हम लोग, और हमें समझ आई, हम आपस में बैठे सारे पॉलिटिकल। तो ये चीज़ें जो है देखें। कौन साहब, नैब के हवाले से क्या आप ये नहीं समझते कि जब आप कहते हैं कि 4 साल में कुछ मिला नहीं है, ये तब शायद आपकी बात ज़्यादा जस्टिफाइड होती है कि जब ट्रायल होता, ट्रायल होने के बाद कंक्लूड होता और कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या फलां साहब जो हैं ये बरी हो गए, इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। लेकिन कई केसेस में तो ट्रायल ही नहीं हुआ, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, कुछ केसेस में फर्द जुर्म आयद होगी तो आगे नहीं चला, तो केसेस तो चले ही नहीं है। हमने नहीं चला सिस्टम नहीं। देखिए, बात तो खुद इमरान खान भी कहते हैं कि सिस्टम। गिलानी साहब ने 5 साल क्यों सजा काटी, इसलिए अपना उसमें जेल में नायल से पहले क्यों आपने लोगों को भर्ती किया था जी। तो पीपल्स पार्टी के तो हमारा तो मंशूर में ही, हम तो लोगों को भर्ती करेंगे, हमें 10 साल भी जेल में डालें, हम तो लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, कौन नौकरी देंगे लोगों को, कि हम लोगों को निकालें। देखें, ये चीज़ें देखें, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हमेशा नैब को इस्तेमाल की गई, पार्टियाँ तोड़ने के लिए। पेट्रियट किसने बनाई थी, बाकी जमातें लोगों को किसने तोड़ा था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, ये जो नैब को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल वजह से, ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताया, जब हम कहें कि फ़लाँ इदारे के बंदे को बुलाओ, नहीं, वो तो पार्लियामेंट को जवाब देनी है, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है। मैं बोलूँगा जी असदुल्ला साहब को नहीं, हम तो नहीं। नैब के चेयरमैन को बुलाओ जी, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो कहते हैं मैं, आप टैक्स पेयर के पैसे भी लेते हैं, टैक्स पेयर के पैसों पर तनख्वाह भी लेते हैं, नहीं आप लोग इसको नहीं बुला सकते हैं, क्यों नहीं बुला सकते हैं? अभी तो आप बुला रहे हैं ना, अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपने बुलाया। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान को और कोई बुला सकते हैं, आ जाओ भाई पेश हो जाओ, जिस अदालत में भी तुम लोग तो पेश हो जाओ। तो ये चीज़ हम कह रहे हैं कि आप, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल। हाँ, अगर मैं गलत हूँ, बिल्कुल अगर मैं गलत हूँ, मुझे सज़ा दे दें। देखिए, जुर्रत, देखिए ज़रदारी साहब को जो पिछले दफ़ा इन्होंने किया इसी PTI हुकूमत में, वो मैं खड़ा था उस अदालत में, जज के पास गए, उन्होंने कहा मुझे 5 साल का रिमांड दे दें। एक ही दफ़ा 5 साल का दे दें, मुझे बार बार क्यों बुलाते हैं, 5 साल का दे दें। इनकी अगर हुकूमत 5 साल होगी तो मुझे 5 साल का रिमांड जो इन्होंने करने कर। हम तो ये नहीं कहा कि आप हमें जमानतें दे दें। सही है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, जो चीमा साहब ये जो कह रहे हैं कुंडी साहब कि अगर 4-4 साल केस चलेंगे नहीं, या उसका नतीजा नहीं निकलेगा, या कुछ साबित नहीं हो सकेगा,
तो फिर बेहतर है ना केसेस खत्म हो जाए, क्यों उसको लटका के रखा? एक जुमला, सिर्फ मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन होगी सियासतदानों की कि ये चोर है, ये डाकू है, ये देखे इसके इतने केस है, फिर आखिर में पता चलता है कि बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुए 4 साल या 5 साल या 10 साल, वो आप वापस कर सकते हैं? बाइज्जत बरी होने वाली मिसाल तो शायद ही कोई आप मुझे दे सकें। वो टेक्निकल केसेस पर केस खत्म हुए हैं बहुत सारे हमारे माजी में जो खत्म भी हुए हैं। तो चलो अगर हो जाते हैं, आप लोग सारे माफी मांगे जितने प्रोग्राम अपने हर प्रोग्राम में माफी मांगे। हम तो किसी को मुजरिम ठहराते ही नहीं है, हम तो केस की बात करते हैं। देखिए डिबेट, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूं, अगर मेरे ऊपर आपका सपोज कल केस बनता है और आप रोजाना टी प्रोग्राम में मुझे डिस्कस करें और कल मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा, तो फिर क्या है? वो जो आपने किया है, असद मुनीर ने क्यों खुदकुशी क्यों की थी? खुदकुशी डिप्रेशन में, बिल्कुल सही है। जवाब दें इसका चीमा साहब, ये आपने विक्टिमाइज किया, नैब को इस्तेमाल किया विक्टिमाइज करने के लिए, वही किया जो पहले एहतसाब ब्यूरो या सैफुर रहमान के जमाने में होता रहा, आपने उसको कंटिन्यू किया। ये मौक़िफ़ है इस वक्त की हुकूमत का। तो बेहतर था जब आप कुछ साबित ही नहीं कर सके, कंक्लूड ही नहीं कर सके, ना आपके शहजाद अकबर साहब कुछ कर सके, तो फिर बेहतर था ना ये तरमीम आई, खत्म हो गए केसेस जो पॉलिटिकली बनाए गए थे। देखें, इसमें पहली बात तो ये कि ये चोर हैं, डाकू हैं, 10% हैं, 30% जो कुछ भी सारे हैं, या मियाँ साहब जो हैं वो चोर है, वो सारे कुछ जो है ये केसेस जो हैं ये बेनज़ीर साहब पे या जरदारी साहब पे नवाज शरीफ साहब ने बनाए, और नवाज शरीफ या इसाक डार या इन पे शहबाज शरीफ पे सारे केसेस बनाए पीपल्स पार्टी। इमरान खान पे किसने बनाए? अच्छा, हमारे दौर में तो सारा एक ही केस बना है। हमारे इमरान खान पे तो सारा एक बना रहे हैं जी आप करें। अच्छा, दूसरी जो बात है, हमारे दौर में तो एक ही केस बना है उनका, FIA का जो 16 अरब का केस है और एक 4 अरब का 30 अरब का केस है, दो। अच्छा, एक FIA का एक नैब का है, और दोनों मैं समझता हूँ किसी भी जगह पे ले आए, किसी को भी दिखा दें, वो जेन्युइन केसेस है। बाकी ये बात जो कुंडी साहब कर रहे हैं या आप कोई और करे, मैं समझता हूँ ये ठीक है। अगर आपने ये डेड वुड है, पाकिस्तान में ताकतवर का एहतसाब अभी तक तो नहीं हो रहा, और सबसे ताकतवर जिन्होंने सारों को चोर चोर कहा हुआ है, वो एहतसाब की राह में रुकावट भी हुई है। वो तो चीमा साहब फिर आप माने ना कि आपने जो हुकूमत की, आप निजाम नहीं दे सके जो ताकतवर का एहतसाब कर सके। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना जरा, टोकना ना प्लीज। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो जी। हमें जो चानन हुआ है, रोशनी हो गई, लेकिन पता ये लगा कि नहीं, असल में तो इंसाफ की राह में, आप कह लें कि इंसाफ की या इंसाफ की राह में रुकावट भी होते हैं। नैब ने उनको फॉलो किया, शहजाद अकबर की बात करें या बाकी की बात करें, मोस्टली लोगों ने उन्हें फॉलो किया। मैं फिर सवाल वही है चीमा साहब, आप मैंने तफसील से आपकी बात सुनी, लेकिन सवाल ये कौन करेगा ये आकर? आप यानी आप दूसरी मरतबा आएंगे तो करेंगे या तीसरी मरतबा आएंगे तो करेंगे? आपको हुकूमत दी गई, आप इस सिस्टम की खराबियों को दूर करने का किरदार अदा किया आपने। एक अदालत में 4 साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं होती, राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई अभी तक, वो जो उनका 2.5 साल से चल रहा है मुंशियात वाला मामला, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी जो आपने केस बनाया। तो फिर सिस्टम को ठीक करना तो जिम्मेदारी हुकूमत ही की होती है ना। ये इस मुल्क की बदकिस्मत तरीन, एक स्याह तरीन मिसाल के तौर पर दिया जाएगा कि शहबाज शरीफ ने, जिसको 20 अरब का ओपन एंड शट केस था, उस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। और मैं समझता हूँ कि ये विक्टिमाइजेशन की, ब्लैकमेलिंग की बदतरीन एग्जाम्पल्स हैं विक्टिमाइजेशन की। ये आज भी चल रही हैं। ये मेरे 2 भाई बैठे हैं, इनको भी मेरी तरह बोलना चाहिए, इनको भी मेरी तरह बोलना चाहिए। फिर जो चीमा साहब ये सही है ना, मैं भी इस सिस्टम पे कोड़ता हूं, मेरे पास इख्तियार नहीं है, आप भी सिस्टम पे कोड़ रहे हैं कि आपके पास इख्तियार था, तो बात बराबर होगी। फिर सब मिल बैठ के कुड़ते हैं और सिस्टम की खराबियां जो है उसको चलने देते हैं। नहीं, अगर तो मैं अली परवेज मलिक साहब जी, लेकिन मैं एक फिक्रा कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ कुड़ने वाली बात नहीं है ये। तो अगर मैं किसी का चार ना बनूं, हम आप पहले इंसाफ वाकई यहाँ लागू करने चल पड़े तो कर लेंगे। चले ठीक है। अच्छा, अली परवेज मलिक साहब ये बताएं कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट थी पिछले दिनों, जो उन्होंने एक टीवी टॉक शो में कही कि जी अगर हम ना हुकूमत देते तो ये सब हमें उठा के जेलों में डाल देते, हम पर केसेस बनाते, तो फिर आज इस चीज को जो 50 केसेस डिसमिस हुए हैं, इसको उनकी बात के साथ मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद यही मंसूबा था जो कि इमरान खान आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप आए ही अपने केसेस खत्म करने के लिए। अच्छा, अब आपको बार बार जो खुर्रम दस्तगीर साहब को आप घसीट के लाते हैं, मेरे ख्याल से आपको नंबर उनका असल में मुझे भिजवाना पड़ेगा। मेरे पास नंबर है उनका, मुझे नंबर ना दीजिएगा। अच्छा, नंबर है तो मिलाए ना। मैं खामोश होता हूं, अपना टाइम खुर्रम दस्तगीर साहब को दे देता हूं, वो आपको बेहतर बता देंगे उनका कहने का क्या मकसद था। अब गुजारिश इस तरह से है कि नैब की क्या कारकर्दगी रही है पिछले सालों के अंदर, उसके लिए आला तरीन अदलिया के जो फैसले हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब का केस पकड़ लें,
एहसन इकबाल साहब का केस पकड़ लें और उसके अलावा किसी और सियासतदान का मुकदमा पकड़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि नैब की क्या कारकर्दगी थी। तो उसके अंदर तरमीम लाने की जरूरत थी कि नहीं थी? मेरे ख्याल से इससे बड़ी उसकी जरूरत का और कोई यहां पे प्रूफ नहीं हो सकता कि आला अदलिया उनके बारे में उनकी कारकर्दगी के क्या कह चुकी है। और जहां तक ब्लैकमेलिंग का मामला है तो मुझे बताइएगा वो तैयबा गुल कहां पे 1 हफ्ते रही और उसके बाद किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया सियासी इंतकाम के लिए? काइंडली ये भी तो पूरा बताएं ना, क्या हमारी तारीख का ये हिस्सा नहीं रह चुकी हुई चीजें? क्यों वो नैब के जो चेयरमैन थे जिनके ऊपर इस किस्म के इल्जाम आए वो क्यों अपने ओहदे से चिमड़े रहे? वो किसकी वहां पे फैसिलिटेट कर रहे थे सारे के सारे एजेंडे को? और मैं गुजारिश अपने नहायती काबिल एहतराम भाई चीमा साहब से करूंगा, इनकी जमात को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो सियासी इंतकाम के लिए नई रवायत डाली है ना, इनको किसी नैब की जरूरत नहीं है। ये तो अपने मुखालिफ के ऊपर हीरोइन डाल देते हैं। और अगर यहां पे जिस तरह मेरे भाई ने अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया तो इनको यह भी डिमांड करना चाहिए कि शायद शहरियार आफरीदी और उस वक्त का जो इंटीरियर मिनिस्टर और वहां पे प्राइम मिनिस्टर था वो माजरत करे राना सनाउल्लाह के साथ कि जो 2 महीने उसके साथ तरीकाकार रखा गया, किस तरह से मौत की चक्की के अंदर उसको वहां पे रखा गया, अपने खानदान अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया और किस तरह से उनको जियत दी गई। तो खाली टीवी पे मुजम्मत करने से नहीं होगा, आप डिमांड करें कि जिसने ये गलत किया उसको कटहरे पर खड़ा करें, उसको सजा दी जाए। का रेफरेंस भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, तो काम तो आप भी वही कर रहे हैं ना जो इन लोगों ने किया। अगर इन्होंने गलत किया था तो ये सही कैसे है? टेक्निकली नॉकआउट करना कैसे सही है एक सियासतदान को? नहीं हमने कौन सा ना अली का रेफरेंस भेजा हुआ है, मुझे बताइएगा। ये तोशाखाना का जो इलेक्शन कमीशन में स्पीकर साहब ने भेजा हुआ है। अच्छा तो मुझे अब 1 सेकंड के लिए खान साहब नहीं तो मुझे बताएं, अगर कोई वजीर आजम जो है बल्कि कोई अगर MNA जो है वो अपने असासाजात अपने गोशवारों में जमा ना करवाए और वो 14 करोड़ रुपए समेट के बाहर से रख के और पता नहीं कहीं और इस्तेमाल कर दे तो उसके लिए क्या निजाम कोई और होगा? अगर आपने इस मुल्क के अंदर इस किस्म के फैसले नहीं देखे जहां पे लोगों को 2-2 हजार 3-3 हजार के अपने अकाउंट को अपने गोशवारों में जाहिर ना करने के ऊपर निकाला गया है। जस्टिस चीमा साहब का वजीराबाद के अंदर इलेक्शन किस मामले के ऊपर हुआ था? मियां नवाज शरीफ साहब को 10,000 की तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाला कि आपने अपने गोशवारों के अंदर वो दर्ज नहीं की हुई। तो एक बंदा जो जो खारजा महाज के ऊपर शर्मिंदगी का बाइस बना, उसके बाद जो 14 करोड़ रुपए के असासाजात मानता है अपने नहीं, एफबीआर का किस तरह केस बनता है? एफबीआर का केस तो बनता है उसके ऊपर जो आमदनी के ऊपर टैक्स देना है, जो गोशवारों के अंदर डिक्लेयर नहीं किया वो मिस डिक्लेरेशन के ऊपर जो जस्टिस चीमा साहब को वजीराबाद से डिस्क्वालीफाई हुआ कि नहीं हुआ? अकामा के पीछे मियां नवाज शरीफ साहब को जो ब्लैक डिक्शनरी निकाल के निकाला वो क्या डिस्क्लोजर का था कि टैक्स का केस था? तो खुदा के लिए असद साहब आप इन माशी मामलात को समझते हैं, इस तरह से दोहरा मेयार यहां पे बनाने के लिए तय करने की कोशिश न करें। इमरान खान के लिए भी वही मेयार होगा जो अली परवेज के लिए या मियां नवाज शरीफ के लिए होगा। अगर मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी ना डिक्लेयर करने पे निकल सकते हैं तो इमरान खान को भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कागजात नामजदगी में छुपा दें जैसे सही है। एक एतराज मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं? आपको हर साल किसी MNA को अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं। ये कुंडी साहब डिप्टी स्पीकर में रह चुके हुए हैं, आप कुंडी साहब से इसको फैसला करवा लें। चले मैं कुंडी साहब के सामने सवाल रखता हूं। कुंडी साहब वैसे एक अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान साहब और बाकी लोगों ने ये एतराज उठाया कि इमरान खान ने देना है जी 7 करोड़ पे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, उसकी वाजिबात अदा नहीं किए, तो वाजिबात अदा ना करने के एवज उनको नाअहल क्यों नहीं किया गया? उनके नहीं पहले गोशवारों का सवाल तो करें ना। तो आपने इलेक्शन लड़ते हुए मुखालिफ उम्मीदवारों ने कराने थे, किस 9 हलकों में किसी ने एतराज ही नहीं उठाया इमरान खान के ऊपर? देखें पहली बात तो ये है चीमा साहब ने कुछ बातें की हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब सियासतदान हुकूमत अपोजिशन में जाते हैं तो फिर सच बोलना शुरू कर देते हैं और सरकारी मुलाजिम को जब एक्सटेंशन नहीं मिलती या रिटायरमेंट किया जा जाती है फिर सारे जो है ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स फिर सच बोलना शुरू कर देते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं। लिहाजा सच उस वक्त बोलना चाहिए जब हम हुकूमत में हो और उन ब्यूरोक्रेट्स को जब वो अपने कुर्सियों पर हो फिर सच बोलें। अब देखें शहरियार अफरीदी साहब, देखें पार्लियामेंट एक बहुत ही मैं समझता हूँ सुप्रीम इदारा है और वो अल्लाह ताला के नाम पर लिखे और वो खड़ा हो कि जिस तरीके से वो कहता था कि मैंने जान अल्लाह को देनी और मैंने खुद ये वीडियो देखी,
भाई अगर आपने ये केस बनाना भी था झूठा, वैसे कोई झूठा सच्चा कोई आगे बैग तो रख देते, कोई फोटो तो खींच लेते। नहीं, इनके पास मूवी है, वो कहते मैंने फिल्म भी देखी है, जो मूवी है जो भी है, ये उसने कहा था। नहीं, आप कह रहे हैं एग्जीक्यूशन भी काफी कमजोर है। ठीक है, मतलब पुराने जमाने में कुछ करते थे तो कुछ कोई चीज़ तो जेब में तो डालो ना किसी के जेब छोड़ो, अब वो मिकदार तो बैग की थी ना, कोई झूठा सच्चा कोई ऐसा बैग कपड़ों का रख देते, मिट्टी का भरा हुआ बैग, कोई चीज़ रख देते न खोलते, खैर बैग अगर देखे यार ये चीज़ गाड़ी से बरामद हुई, वो भी नहीं, मतलब 1970-80 में भी ऐसे केस थे बने। लेकिन ये चीज़ अब ये कहते हैं कि जी फलां बंदे को हमने अपॉइंट किया, हम पे प्रेशर था, हमने फलां के कहने पर अब किया। इनके स्पीकर इतना कमज़ोर था कि जब पीएसी ने उस वक्त के चेयरमैन नैब को बुलाया, उसने लेटर लिखा कि आप चेयरमैन नैब को नहीं बुला सकते। फिर पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे होगी जब आपका कस्टोडियन ऑफ द हाउस एक शख्स को प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर, इसका तुम्हें साहब नहीं बुला सकते, बुला ही नहीं सकते हो भाई। तो मतलब ये कोई मतलब है कि कहाँ का मतलब। लेकिन अगर आप बुलाएंगे जैसे, तो फिर वो इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो क्या हुआ कि ये एक सुप्रीम, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इलेक्शन कमीशन जैसे कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुला के कहा कि हम आपको हुक्म देते हैं कि इमरान खान के खिलाफ नोटिस जारी करें। तो सवाल ये है कि उसकी फिर अपनी अथॉरिटी क्या रह जाती है? दो तीन ऐसी चीजें देखें आप। एक तो टैक्स पेयर की अगर आप पैसों पे हैं तो फिर आपको कौन हिसाब करेगा, मुझे बता दें, उसके दायरे मुझे बता दें। देखें अगर उन्होंने ये कहा, देखें अब आप मुझे बताएं, इलेक्शन कितने ज़िम्मे इलेक्शन हुए, वज़ीर आज़म को नोटिस, वज़ीर को नोटिस, वज़ीर आला को नोटिस, क्या है 50,000 रुपये जमा करो जाओ बाढ़ में। ये तो इलेक्शन कमीशन की मजबूती का हाल है हमारा। मुझे पता है यार, मैं अगर मिनिस्टर हूँ या मैं वज़ीर आला हूँ, वज़ीर आज़म 50,000 रुपये मुझे देने हैं ना, कंपेन करो ले लो यार 50,000 रुपये जान छोड़ो। तो ये तो जब तक आप अपनी रिट कायम नहीं करेंगे, तो ये चीमस साहब की दुरुस्ती के लिए मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी ने किसी के ऊपर केस नहीं मगर ये लेजिस्लेशन तो आपने करनी है ना, आप बढ़ा दें उसके जुर्माने बढ़ाएं। है ना उनके पास पावर। कुंडी साहब वो जो सालाना जाली गोशवारे जमा करवाते रहे उसके बारे में भी बता दें। उस पर मैं उससे भी आ रहा हूँ, चीमस साहब की इंफॉर्मेशन के लिए पीपल्स पार्टी ने किसी के ऊपर नहीं। अब देखिए गोशवारे हर पार्लियामेंट्री ने गोशवारे जमा करवाते हैं कि मेरा आज ये है, मेरा ये है, मेरा ये, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि उन्होंने गोशवारों में चीज़ जमा नहीं कराई, ठीक है। अब अगर आप गोशवारों में चीज़ नहीं कराई तो फिर आपने झूठ बोला तो फिर झूठे पे कौन सा आर्टिकल लगता है, ये हम कह रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ है कि जो उन्होंने 62(1)(f) लगता है, ठीक है। अब तो 62(1)(f) का रेफरेंस स्पीकर भेज सकता है, ये एक है। और क्या 62(1)(f) पर इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन दे सकता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ है या नहीं है, ये एक अलग सवाल है। अच्छा, मैं कहूँगा कि मैं अब वज़ीर आज़म या मैंने मेरे पास 1 करोड़ थे और मैं अगले साल मेरे पास 50 करोड़ हो गए, तो मैं बताऊँगा कहाँ से आए, तो मुझे बताना होगा ना कि मैंने डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगी। अच्छा, अब ये अब कुछ तो ऐसे भी तोशाखाने की चीज़ें हैं कि जो बाईपास से उन्होंने की जगह भाड़ में जाइए, तो शखाना क्या होता है, मैं ये तो मेरी अपनी मलकियत है। कुछ तो मुझे नहीं पता, 30,000 से कम कुछ घड़ियों की दास्तानें भी शुरू थी कि जी घड़ियाँ उधर ही बारी बार जो है ना, मतलब। तो ये चीज़ देखें, अगर आप कहें कि मैं ऐसा हूँ तो मैं कहूँ कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, तो मैं एक मिसाल कायम करूँ। बिल्कुल सही है। इमरान खान को ये तो यही कह रहे थे कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, कहीं नहीं लेटेंगे। फिर अब जिसकी बारी आती कहते हैं फलां तो फलां के कहने पे भर्ती, फलां के कहने पे पहुंच। चलिए एक ब्रेक मैं ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस चीमा साहब से जरा पूछता हूँ कि चीमा साहब, ये आपने तारीख का ऐलान करना था, सब लोग नजरें लगाए बैठे थे चारसद्दा के जलसे पर, क्या मसला है, तारीख क्यों नहीं दे पा रहे इमरान खान? तैयारी नहीं है, लोग नहीं है साथ, हालात साजगार नहीं है, या कुछ और चल रहा है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। चीमा साहब, क्या हुआ? इमरान खान साहब तो तारीख सितंबर की तारीख देने वाले थे, आज फवाद चौधरी ने कहा कि 2 हफ्ते में देंगे, यानी सितंबर तो गुजर गया। तो किस चीज़ का इंतजार है? फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है, आपको इलेक्शंस चाहिए, आपने इस हुकूमत से अवाम की जान छुड़ानी है बकौल आपके, तो फिर आपको तो जाना चाहिए लॉन्ग मार्च के लिए या इस्लामाबाद कॉल के लिए। जी हम लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं और सितंबर में जा रहे हैं, ठीक है। ये इसके बारे में बिल्कुल फिक्र न करें। लॉन्ग मार्च में हम जा रहे हैं, सितंबर में जा रहे हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल फिक्र न करें इंशाल्लाह। ये लंबी डेट बिल्कुल नहीं है। कोई और सवाल है तो पूछें, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा ओपनली बता रहा हूँ। नहीं, ये कब जा रहे हैं? कुंडी साहब पूछ रहे हैं कब जा रहे हैं। इन्होंने तैयारी करनी है जरा आपको रोकने के लिए। करें तैयारी, करें तैयारी। 8,000 इस्लामाबाद की पुलिस है, इनकी पंजाबी बंदा कहना की करना है, चलो इस गल। लेकिन सितंबर में तो 12 दिन रह गए सर, ये कैसे हो पाएगा? तैयारी के लिए कारकुनों को टाइम तो दें। नहीं, वो तैयारी हमने कर ली है, हमने तैयारी कर ली। इनको इन्होंने करने की तो कर लें, ये भी कर लें। लेकिन बेसिकली बात है, मैं समझता हूँ कि ये कोई जंग नहीं है, ना कोई जमाना जहालत है। बेसिक जो बात है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है, इस मुल्क का कोई हल नहीं है
फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसके अलावा जो कोई बंदा भी इससे हट के सोचता है वो जहालत का मुजाहरा कर रहा है। चीमा साहब ये बताएं कि आज फवाद चौधरी साहब ने इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट्स की कोई हुकूमत आएगी तो उसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये कहां चल रहा है? टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट किसी ने कोई तजवीज दी है, कहीं पर कोई बात हो रही है, कहीं किसी फोरम पर आई है? मुल्क में ये क्या है? टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट का क्या बात हो रही है? इस मुल्क में बदतरीन साजिशें हो रही हैं। देखें ऐसे तो नहीं डूब गया ना, ये 4-5 महीने में ऐसे नहीं डूब गया ना, 5 महीने में डूब गया है। तो सारा कुछ इस मुल्क की सालमियत भी, इस मुल्क की सॉवरेनिटी है वो भी गई, इस मुल्क के असासे भी गए, इस मुल्क के रिजर्व वो गए, इस मुल्क की इंडस्ट्री बैठ गई, इस मुल्क की तजारत बैठ गई, ये मुल्क डूब गया, बगैर बारिश के डूब गया, बगैर बारिश के डूब गया, बगैर सैलाब के डूब गया। तो यू कैन से कि ये सारा कुछ जो है एक से बढ़ के एक साजिश है। मैं समझता हूँ जब 75 सालों में शायद इतना बदतरीन दौर शायद 71 में आया था, या उससे भी बदतर दौर है ये, या उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ इस मुल्क का। 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर बैठे हुए हैं। और साजिशें कर रहे हैं आप लोग, लेकिन साजिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। और सही है। अली परवेज मलिक साहब मुझे ये बताएं, जब आप ये कहते हैं कि जी हमसे मुश्किल फैसले करा के हमें इलेक्शन में धकेला जा रहा है, तो आपको इसका मतलब यह है कि आपको यह लगता है कि आप अगर आज इलेक्शन में उतर जाएंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, आप इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कुछ मुश्किल फैसलों की वजह से, यही वजह है कि आप इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, और आपको यह भी लगता है कि इलेक्शन में जाए बगैर भी आप स्टेबिलिटी ला सकते हैं इकोनॉमिकली? अच्छा, गुजारिश इस तरह से खान साहब, आपका प्रोग्राम देख के कम से कम व्यूअर्स को ये तो एहसास हो गया होगा कि किस जमात की क्या तरजीह है इस वक्त, कौन इस वक्त बैठ के स्टेज के ऊपर जलसे करने को तरजीह दे रहा है और कौन यहाँ पे पाकिस्तान का मुकदमा लेके सैलाब ज़दगान के लिए आसानियां पैदा करने की कम से कम कोशिश कर रहा है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चंद इलेक्शन जीत जाने पे चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। अपनी हुकूमत के अंदर भी ये जो दर्जनों से ज्यादा इलेक्शन हुए थे उसकी कारकर्दगी देख लें, तो उसका रिजल्ट देख लें, इनको उसका जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूं कि आज ज़िमनी इलेक्शन जो है वो क्यों सस्पेंड हुए हैं, आप बता दें। उसमें क्या हुकूमत का कोई किरदार था? जब आपका मुल्क आधा सैलाब के पानी के नीचे डूबा हुआ है और ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, और एक जो खुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन, वो उनको कॉल ऑफ कर देता है क्योंकि आपकी फौज जो है वो वसाइल मुहैया नहीं कर सकती ज़िमनी इलेक्शन के लिए, तो ये किस तरह से जाके जनरल इलेक्शन करा लेंगे? मेरा पहला आपसे सवाल ये है। और दूसरी चीज ये कि एक सेकंड के लिए खान साहब अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं कि अगर ये इलेक्शन चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ जाए, तो क्या एक ऐसा रिजल्ट जिसके अंदर इमरान खान इलेक्शन हार जाता है जिस मर्जी वजह के साथ, तो मुझे बताएं क्या इमरान खान उन इलेक्शन के रिजल्ट को हजम कर लेगा कि नहीं कर लेगा, या उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा डी चौक के ऊपर यलगाल करने के लिए वापस आ जाएगा? तो ये किस किस्म का इस्तेकाम है? ये इस्तेकाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग है जो एक जमात करना चाह रही है। इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त के मुताबिक, जब सियासी जमातें जो इस मुल्क के अंदर पार्लियामान के अंदर बैठी हैं उनकी दानिश के अंदर जो हमारे आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है उसके मुताबिक जो फैसला करेंगी, इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। और मैदान भी यहां पे मौजूद है, घोड़े भी यहां पे मौजूद है, उसमें जो अवाम जिसको वोट देगी वो आके हुकूमत बनाए, हमें इसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। पर आज जो आइन के अंदर निजाम तय हो चुका है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब मुंतखब वजीर आजम है, और इंशाल्लाह वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर कि इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। लगा जी, सही है, आप ये कह रहे हैं कि वक्त पर होंगे, लेकिन अगर 1 साल के बाद हुकूमत को लगा कि अभी भी चीजें उस तरह से मुस्तहकम नहीं हुई जिस तरह से ये करना चाहते थे, तो फिर फजलुर रहमान की तजवीज़ पे भी जा सकते हैं 1 साल की तोसी इस हुकूमत की मुद्दत में? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई संजीदा ये बात है कि 1 साल की तोसी है। वो इलेक्शन मेरे ख्याल में इन टाइम अक्टूबर 2023 में जो है वो इलेक्शन होने, इनका जमहूरी हक है, ये जलसे भी करें, जुलूस भी करें, एहतजाज भी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने भी 3-4 साल की, क्या इलेक्शन कराए? नहीं करे, तो ये भी एहतजाज करें, जलसे करें, जुलूस करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब ये कहते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा अलार्मिंग बात यह है कि अगर आप इलेक्शन पे बात करते हैं, हम आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप सैलाब पे बात करते हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो बेछत हो गए हैं, जिनका कारोबार तबाह हो गया है, जिनके ख़ानदान तबाह हो गए हैं, उनके लिए अगर आप हमारे साथ बैठते हैं, हम बैठने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हम अपने इलेक्शन के लिए तैयार हैं ताकि किस तरीके से हम इक़्तिदार पे आ जाएँ। देखिए, हमने भी इनका जो है इन पर बड़ा एतराज़ था जब हम अपोजिशन में थे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पे जब बात होती थी तो हम जाते थे,
सिर्फ एक शख्स इमरान खान साहब नहीं होते थे, बाकी सब होते थे। आज ये कहते हैं कौमी सलामती छोड़ दें, सैलाब छोड़ दें, लोगों को खुदा न खास्ता बेसुर सरमानी की हालत में छोड़ दें, हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। इलेक्शन में मैं टेबल नहीं, लेकिन उसमें उनका मुकदमा ये है, वो ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा अगर आप इलेक्शन में जाएं, तो तब जो सैलाब से तबाही हुई है उससे बड़ी तबाही मुल्क की हो जाएगी। आपने जो हमें मुल्क दिया है तो वही है, लेकिन उसके बाद भी हम इस मुल्क को इंशाल्लाह संभालेंगे। अच्छा लीडर वो होता है जो मुल्क को क्राइसिस से निकाले। अगर आपको एक स्मूथ इकोनॉमी मिल जाए तो आप उसको अगर आप चलाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज ही होती हैं कि आप मुश्किलात से मुल्क को निकालो, इंशाल्लाह हम निकालेंगे मुल्क को। दुनिया इस पर एतमाद करने के लिए नहीं, हुकूमत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने जब लोगों से, दुनिया से कहा कि आप पाकिस्तान की मदद करें, तो $150 मिलियन का वादे हुए और अभी तक मिला है $46 मिलियन। तो इस पर ऐसा लगता है कि शायद, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं कॉल करता हूं तो उनको लगता है कि जी मैं पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहा हूं, हमारा क्रेडिबिलिटी ये हो गई। देखें, आएंगे जब UN के प्लेटफॉर्म पर एक वादा हुए तो आएंगे। ऐसे तो अब मैं बोलूँ कि इन्होंने टेलीथॉन की और 15 अरबों रुपए कहे हैं, और मैं बोलूँ कि वो अरबों रुपए वैसे हैं जैसे 1 करोड़ 9 करोड़ 50 लाख घर इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद भी हम उसको भी चेक करके देखिए, अगर हम इस पे हम एतराज़ नहीं करते। अगर चीमा साहब 1 रुपये या मैं जो है 10 रुपये खर्च करूँ और मैं 1 रुपया खर्च करूँ, मैं चीमा साहब को अप्रिशिएट करूँगा। आज मुल्क के लिए खर्च हो रहा है, मुल्क के सैलाब ज़दगान के लिए खर्च हो रहा है। 1 रुपये भी जिस मुल्क के सैलाब ज़दगान के लिए खर्च करना चाहते हैं और कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये लगता है कि अक्टूबर तक, अगले साल जब इलेक्शन होना है, तो तब तक चीजें आपकी कंट्रोल में आ चुकी होंगी, मुआशी चीजें जो इस वक्त गड़बड़ हुई है, आपके पास पॉलिसी है 8 महीने की, क्या बना लेंगे? इंशाल्लाह आज हो जाएंगी। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मैं आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास पॉलिसी नहीं है। देखें, 2 चीज़ें, जो सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन है, मुझे जो पर्सनली लग रहा है, जो मैंने ग्राउंड पे सूरत हाल देखी, आपने भी देखी, क्या आप समझते हैं कि अक्टूबर तक हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें कम से कम आपको 2-3 साल लगे इनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने। 2-3 साल मैं कह रहा हूँ, जो भी शायद कम हो। ठीक है, और इकोनॉमी की तरफ इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। देखें, अब ये क्राइसिस आ गए, अगर इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, अगर ये चीज़ें देखें, हमने सब कुछ अब डाइवर्ट कर लिया फ्लड्स की तरफ। इकोनॉमी आपकी जो पैसे आ रहे हैं सब आप रिहेबिलिटेशन करेंगे, आप उनके लिए लाइवलीहुड है, उनके मकानात हैं, बाकी चीज़ें अपने वो उनको करना है। अब मुझे बताएं कि 25,000 रुपये फ़ी बेनिफिशियरी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मिल रहे हैं जी। सिर्फ अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मेरा डी खान डिस्ट्रिक्ट, उसमें 1 लाख 2.5 अरब रुपए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पूरे पाकिस्तान की कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे? बहुत शुक्रिया आपका कोंडिया साहब, अली परवेज मलिक साहब और जमशेद चीमा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।